देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे पिछले वीडियो, हमने मूल अधिकार के बारे में, उसके इतिहास के बारे में देखा। अब हम आएंगे सीधे मूल अधिकार। कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो व्यक्ति से व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त है, कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो राज्य के विरुद्ध है। ठीक है, मूल अधिकार वैसे सामान्यता तो ये माना जाता है, मूल अधिकारों को ये माना जाता है, मूल अधिकार ये माना जाता है कि ये राज्य के विरुद्ध है। ठीक है, विरुद्ध है। परंतु कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो राज्य के विरुद्ध ही नहीं, जानते हैं क्या है? वो व्यक्ति से व्यक्ति के विरुद्ध है। जैसे अभी आप देख लीजिए, अभी हम जो कर रहे हैं मूल अधिकारों का, जैसे कहा जाता है कि देखिए, ऐसे मूल अधिकार अनुच्छेद 17 में दिया गया, अनुच्छेद 15(2) में दिया गया है, धर्म, मूल, वंश, जाति के लिए किसी के आधार पर इसमें दिया गया है। देखिए, देख लीजिएगा, बेयर एक्ट में अनुच्छेद 15(2) उसमें दिया गया है। देखिए, व्यक्ति, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, ये कोई पूछेगा, अक्सर लोग नहीं बताते। व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त मूल अधिकार। ठीक है, पहला है धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर, धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर, धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर सार्वजनिक स्थानों में भेद नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों में भेद नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। ठीक है, देखिए, ये है अनुच्छेद 15(2). ठीक, दूसरा है अस्पृश्यता। याद रखिएगा, ये दंडनीय, संविधान में एक ऐसा प्राविधान है जो तुरंत यहां पे दंड की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 17। और इसके बाद में फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जानते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार जो दिया गया है, ये अनुच्छेद, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या दिया है? अस्पृश्यता 23-24। 23 एवं 24। ठीक है, ये है, ये इतने जो है व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त मूल अधिकार है। बाकी जितने मूल अधिकार हैं वो सब राज्य के, बाकी जितने मूल अधिकार हैं वो सब किसके विरुद्ध है? राज्य के। ठीक है, राज्य के विरुद्ध। ठीक है, नागरिकों को प्राप्त अधिकार है। ठीक, अब देखिए, अब आइए हम ये बता देते हैं कि मूल अधिकार हो गया, भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार प्राप्त है वो कौन कौन से, ये पूछा जाता है। ठीक है, देखिए, पहले मूल अधिकार देख लीजिए। ऐसे हम बना दे रहे, एक चार्ट बना दे रहे हैं, यहाँ पे हो गया मूल अधिकार।
मूलतः मूल अधिकार 7 थे, ठीक है, मूलतः 7 अधिकार थे। अभी हम यहां बना दे रहे, देखिए, तो ये इधर मूलतः मूल अधिकार, मूल अधिकार, ठीक है। ठीक है, अब ये जो है ये है। देखिए, मूल अधिकार ये हो गया, ठीक है। ये मूल अधिकार हो गए, कितने थे? 7 मूल अधिकार, ठीक है। देखिए, समता, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, ठीक है। फिर हो गया समता के बाद में आ गया स्वतंत्रता, स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, ठीक है। फिर आया स्वतंत्रता के बाद में, फिर आया शिक्षा, हाँ, शोषण, शोषण, ये हो गया अनुच्छेद 23 और 24, ठीक है। फिर उसके बाद में आया शोषण, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर आ गया धर्म, धर्म की उपासना का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, ठीक है, धर्म का आ गया। फिर शिक्षा एवं संस्कृति, ये हो गया अनुच्छेद 29 और 30। फिर हो गया संपत्ति का अधिकार, ठीक, अनुच्छेद 31। और ये हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हो गया अनुच्छेद 32, ठीक है। अब देखिए, मूलतः ये मूलतः मूल अधिकार
मूलतः 7 मूल अधिकार कहाँ पे थे? संविधान में, ठीक है। लेकिन ये जो है ये इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान संशोधन द्वारा जानते क्या कर दिया गया? 1978 विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, अब ये हट गया, बाकी इतने हैं, इतने मूल अधिकार, 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, देखिए मूल अधिकार हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। ठीक है, कुछ इनमें से निकाल दिए गए हैं, तो मिला के कुल 23 अनुच्छेद हैं। कुल जो है 23 अनुच्छेद मूल अधिकारों के हैं। ठीक ना, मूल अधिकारों के कुल 23 अनुच्छेद हैं। ठीक, अब आप देखेंगे कि उनका मैं क्रम से लेता हूं और उसके बारे में देखा जाता है। आइए अब हम देखते हैं मूल अधिकारों के बारे में। ये याद रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के मूल अधिकार को विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया। ठीक है, और एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया गया लास्ट में। ठीक, चलिए आइए अब हम लेते हैं, इसको शुरू करते हैं मूल अधिकारों को। देखिए संविधान में जो मूल अधिकारों का समावेश है वो तो आप जान ही रहे हैं। मूल अधिकार किस लिए है? मूल अधिकारों को डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा। मूल अधिकार अनुच्छेद 32 को डॉक्टर मूल अधिकार में जो अनुच्छेद 32 है उसको डॉक्टर अंबेडकर ने कहा संविधान की आत्मा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसके द्वारा ही आप अपने मूल अधिकारों को इन्फोर्स करा सकते हैं। अगर न्यायिक संरक्षण ना प्राप्त होता मूल अधिकारों को तो इसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे नीति निर्देशक तो उसको न्यायिक संरक्षण नहीं प्राप्त है तो उसके लिए राज्य बाध्य नहीं है, लेकिन मूल अधिकारों के संदर्भ में वो बाध्य होती है। ठीक है, अब आइए अब हम शुरू करते हैं अनुच्छेद 12 से। देखिए अनुच्छेद 12 जो है ना, ये परिभाषित करता है राज्य शब्द को। राज्य शब्द की परिभाषा, क्यों राज्य को परिभाषित करता है? क्या आवश्यकता पड़ गई? इसकी जरूरत इसलिए है कि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध ही है। तो हम राज्य को जब तक परिभाषित नहीं कर देंगे तो हम राज्य का मतलब किसको समझेंगे? कहते केंद्र हो गया, राज्य हो गया, उसके बाद में जितने चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे कर्मचारी चयन आयोग हो, चाहे विश्वविद्यालय क्या नाम है यूजीसी हो, विश्वविद्यालय हो, ये सब जितने भी सरकार की एजेंसियां हैं, ये सब अगर मनमाने तरीके से काम करें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए राज्य शब्द की परिभाषा दी गई। और अभी देखिए कितना अच्छा, इस राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत जानते हैं पहले कौन आता है? केंद्र सरकार और संसद हो गया। दूसरे में आता है राज्य सरकार और वहां की विधायिका। विधायिका मतलब विधानमंडल।
ठीक है। उसके बाद में स्थानीय, तीसरा हो गया स्थानीय एजेंसियां। तीसरे में क्या आता है? स्थानीय एजेंसियां। स्थानीय प्राधिकारी, देखिए बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ है? लिखा है इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा, देखिए बेयर एक्ट में लिखा हुआ है कि इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत सरकार और संसद, केंद्र सरकार और संसद, राज्य सरकार और वहां की विधानमंडल, ठीक है, राज्य सरकार और विधानमंडल तथा भारत राज्य के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी, ठीक है, ये कहा गया। भारत सरकार के नियंत्रण या क्षेत्र के अधीन, भारत सरकार अधिकार के अंतर्गत नियंत्रण के अधीन, ठीक, अन्य प्राधिकारी। ये देखिए केंद्र, भारत सरकार, इसको हम भारत सरकार कर सकते हैं, केंद्र सरकार की जगह। भारत सरकार और संसद राज्य की सीमा के तहत हैं। राज्य सरकार और वहां के विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी जो भारत सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत या नियंत्रण के अधीन आते हैं। अब आप देखिए अब क्या कहा गया? मूल अधिकार राज्यों के विरुद्ध है ना। देखिए मूल अधिकार के बारे में क्या कहा गया? वो राज्यों के विरुद्ध है। इसका मतलब राज्य की परिभाषा के तहत इतने लोग आते हैं, इनको तो आप समझ रहे हैं, इनको भी समझ रहे हैं, यानी कि भारत सरकार या संसद ऐसा राज्य मूल अधिकार जो हमें प्राप्त है वो भारत सरकार के संसद के विरुद्ध है, राज्य सरकार और वहां की विधानमंडल के विरुद्ध है। स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी का मतलब नहीं समझ रहे, अन्य प्राधिकारी का देखिए लोकल बॉडी जितनी होती है, जैसे आप चाहे पंचायत को आप देख लें, चाहे आप यूजीसी को देख लें, चाहे आप लोक सेवा आयोग को देख लें, संघ लोक सेवा आयोग को देख लें, या मतलब इस प्रकार से सरकार के द्वारा से, या कोई स्कूल है, कॉलेज है, ये सब अन्य प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी, या बिजली विभाग है, इन सब चीजों को, ये सब जितने भी गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट हैं, किसी न किसी रूप में सरकार से ये निर्देशित होते हैं, ये किसी न किसी रूप में सरकार से ये सहयोग अगर प्राप्त करते हैं, तो ऐसे हर विभाग को, हर संस्थान को हम सरकार का इंस्ट्रूमेंट ही कहेंगे, ठीक है। और ये माना जाएगा कि ऐसे चीजों को यह अधिकार नहीं होगा कि वो नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन कर सके। अगर वो नागरिकों के मूल अधिकारों में हस्तक्षेप करते हैं तो इसके लिए आपके पास अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के माध्यम से अपने मूल अधिकारों को इन्फोर्स कराने का पावर है। इसके तहत उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। वो मैं बाद में जब 32 और 226 एक साथ बताऊंगा तब मैं उस पर चर्चा करूंगा पांचों रिटों का, कि कब किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है। उन्हीं रिटों के माध्यम से माननीय न्यायालय आम नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक होता है। देखिए एक प्रश्न आता है संविधान का संरक्षक, यहां मैं लिख दे रहा हूं, संविधान का संरक्षक ये राष्ट्रपति होता है, ठीक है। अभिभावक न्यायालय होता है, उच्चतम न्यायालय, ठीक है, ये उच्चतम न्यायालय होता है। लेकिन मूल अधिकारों का संरक्षक जानते हैं कौन होता है? मूल अधिकारों का संरक्षक ये होता है उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, न्यायपालिका होती है। संरक्षक इसका उच्चतम प्लस
उच्च न्यायालय। ठीक ना, ये जान जाइए, ये बहुत जरूरी है। स्थानीय प्राधिकारी के बारे में हमने बता दिया, अन्य प्राधिकारी के बारे में ऐसे संस्थान, चाहे जैसे कोई कॉलेज है मान लिया, उसको राज्य सरकार से किसी न किसी रूप में मदद, फाइनेंशियल मदद मिलती है, वो राज्य का इंस्ट्रूमेंट हो गया। ठीक है, उसे राज्य माना जाएगा और इस परिभाषा के तहत उसे राज्य माना जाएगा और उसको ये अधिकार नहीं होगा कि वो मूल अधिकारों में, किसी के भी मूल अधिकारों में हस्तक्षेप कर सके। ठीक है, चाहे पंचायत बॉडी हो, चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे कर्मचारी चयन आयोग हो, चाहे पुलिस बोर्ड हो, कोई भी हो, जो राज्य से शक्ति प्राप्त करती है, राज्य से वो करती है, वो ऐसा कोई विधि का निर्माण नहीं करेगी जिससे कि मूल अधिकारों का हनन हो। ठीक है, राज्य की परिभाषा के तहत ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब हम आते हैं अनुच्छेद 13 पर। अनुच्छेद 13 पे हम आते हैं। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 13 के तहत ये कहा गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन जिसे हम कहते हैं, कि जैसे ये कहा गया, पहले में ये कहा गया है कि देखिए अनुच्छेद 13 के पहले में कहा गया है कि संविधान के लागू होने के पूर्व जो विधियां प्रवृत्ति प्रचलन में थीं, अगर वे संविधान के इस भाग 3 से अगर वो असंगत होती हैं तो वो उस मात्रा तक, जिस मात्रा तक असंगत है, शून्य होंगी। दूसरे क्लास में ये कहा जा रहा है कि राज्य ऐसे किसी विधि का निर्माण नहीं करेगा जो भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों से असंगत हो। यदि ऐसी विधि का निर्माण राज्य कर देता है जो भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों से असंगत हैं, तो जानते हैं क्या होगा, वो उस मात्रा तक शून्य होंगी। ठीक है, अब कहा गया भैया विधि क्या है, तो विधि के अंदर कहा गया ऑर्डिनेंस, जैसे कोई अध्यादेश है, ऑर्डिनेंस हो गया, रूल हो गया, लॉ हो गया, बाई लॉ हो गया, कस्टम मतलब कोई प्रथा है चल रही है, अगर वो सब इन मूल अधिकारों से असंगत होती हैं तो वो शून्य है, उनका प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता, वो उनको न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कराया जा सकता है। ठीक है, इसको लेकर जब ये कहा दिया गया कि राज्य ऐसी किसी विधि का निर्माण नहीं करेगा, तो अब देखिए यहाँ पे, अभी आप देखिए पहले में कहा गया अनुच्छेद 13 क्लास 1 में ये कहा गया, संविधान के लागू होने के पूर्व, ठीक है, प्रवृत्त विधियां भाग 3, इस भाग से असंगत होने की मात्रा तक, असंगत होने की मात्रा तक क्या होंगी, शून्य होंगी। ठीक है, दूसरे में कहा गया राज्य, जो अभी राज्य शब्द की परिभाषा आपने देखा पहले, केंद्र, भारत सरकार, संसद, विधानमंडल, अन्य प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी, सब राज्य ऐसी विधि का निर्माण, देखिए न्यायपालिका और विधायिका में संघर्ष शुरू हो गया, ऐसी विधि का निर्माण नहीं करेगी जो इस भाग से असंगत हो, ठीक है, ऐसी विधियों का निर्माण नहीं करेगी। अब देखिए असंगत हो, यदि ऐसी विधि का निर्माण होता है, यदि ऐसी विधि का निर्माण होता है, याद रखिएगा, निर्माण होता है, तो वह असंगत की मात्रा तक
मात्रा तक शून्य होगी। ठीक, अब विधि का मतलब क्या है? ऑर्डिनेंस। देखिए यहां पे मैं बता देता हूं, ये जो विधि है, विधि का मीन्स क्या है, थोड़ा देख लीजिएगा। ऑर्डिनेंस, लॉ, बाई लॉ, रूल्स, कस्टम्स। ठीक है, ये सारी चीजें विधि के, अगर कोई ऑर्डिनेंस जारी हो जाता है, विधि बना दिया जाता है, उप विधि बना दिया जाता है, कोई नियम बना दिया जाता है, कोई प्रथा ऐसी है जो ये सारी चीजें विधि के अंतर्गत आती हैं, और अगर ये सब चीजें मूल अधिकारों से असंगत होती हैं तो क्या होगा? असंगत की मात्रा तक शून्य हो जाएगा। ठीक है, ऐसी भी। अब देखिए, अब ऐसे में तो संसद के पास पावर ही ना है कि अगर वो कहीं पे कोई मूल अधिकार से असंगति हो रही है तो क्या होगा? वो शून्य हो जाएगा। तो जानते हैं क्या हुआ? 1924वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधन, ठीक है, भाग 4 जोड़ा गया इसमें, अनुच्छेद 13 सब क्लास 4 जोड़ा गया, और ये कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन जो है वो क्या होगा? विधि नहीं माना जाएगा, विधि नहीं माना जाएगा। ठीक है, विधि नहीं माना जाएगा, यह संविधान संशोधन विधि नहीं माना जाएगा। ठीक, इसके बाद में टकराव ये जो था, इसको 24वें संविधान संशोधन द्वारा ये संशोधन कर दिया गया। तो केशवानंद भारती एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, याद कर लीजिएगा। केशवानंद भारती, एक है A.K. गोपालन, इसमें कहा गया कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने का पावर नहीं है। लेकिन इसके बाद में एक केस आया, कौन सा? केशवानंद भारती। अभी केशवानंद जी का निधन भी हो गया 4-6 महीना पहले। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, ये 1973 का केस है। ठीक, ये इसमें कहा गया संसद 24वें संविधान संशोधन को विधि सम्मत है, संवैधानिक, परंतु संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, मतलब अगर मूल ढांचा, और ये देखिए मूल ढांचे का सिद्धांत। लेकिन जानते हैं दोस्तों, ये पूछा जाता है मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में वो किया गया, आप लोग प्रश्न उठा के देखेंगे तो वो है केशवानंद भारती। ठीक है, लेकिन इसको मूल ढांचे को कहीं परिभाषित नहीं किया।